हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3620, नेटवर्क रिकवरी पाथवेज। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत इजी प्रॉब्लम है। ठीक है, हम इस सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम लास्ट डे कर चुके थे। ठीक है, अब देखो ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल उसी पे बेस्ड है। तो अगर आपने वो प्रॉब्लम किया होगा तो ये प्रॉब्लम भी आपसे हो ही जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे, फिर उसके बाद कंस्ट्रेंट को देखेंगे क्या क्या कंस्ट्रेंट है, एंड देन अपनी इंट्यूशन को बिल्ड करेंगे। जैसे हमारे कंस्ट्रेंट होंगे उसके डायरेक्शन में हम अपनी इंट्यूशन को बिल्ड करेंगे। अगर हमें वहां से कुछ हिंट मिलता है तो उसके बाद हम अपनी कंप्लीट अप्रोच को बना लेंगे, और फिर मैं आपको कोड एक्सप्लेन करूंगा कि हम इसको अपनी अप्रोच को एक्चुअली कोड में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। फिर हम ड्राई रन करके देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर ड्राई रन करने से हमें बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम टाइम स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटीज देखेंगे। ठीक है, देन देखेंगे कि क्या लर्निंग करी हमने। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट टू लास्ट डे वाला प्रॉब्लम कर रखा है तो ये प्रॉब्लम आप बहुत इजीली कर लोगे, क्योंकि ये भी सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। आजकल 3 दिन से हमारे पास ग्राफ के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी हम बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, आपको ना एक ग्राफ दी हुई है। ग्राफ कैसी है? डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ है। ठीक है, ए साइक्लिक ग्राफ का मतलब ग्राफ में कोई भी साइकिल नहीं बनेगा। जैसे मान लो एक नोड ये हो गया, है ना, एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया, तो ये आपका ग्राफ में क्या बन गया? साइकिल बन गया। तो साइक्लिक ग्राफ नहीं होगा आपके पास। ठीक है, ए साइक्लिक ग्राफ होगा, ये बात कंफर्म है। और पहली बात, डायरेक्टेड होगा, मतलब एज होगा, एरो होगा इसके अंदर, अनडायरेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे कर रहे हैं 0 to n-1 तक हमें जाना है। तो मान लो मेरे पास एक ग्राफ है ना, तो इसके अंदर मुझे क्या दिया हुआ है कि यू आई और कॉस्ट मुझे दिया हुआ है एजिस एरे के अंदर। ठीक है, एक एरे दिया हुआ है 2D एरे, जिसके अंदर हमें एजिस गिवन है, और उसके अंदर हमें क्या दे रखा है? यू। भाई यू किसको बोलते हैं? यू बोलते हैं सोर्स नोड को। और वी किसको बोलते हैं? डेस्टिनेशन नोड को। यू वी, यू से वी तक जाना है, यू नोड से वी नोड तक जाना है, तो ये कॉस्ट लगेगी। हम इस एज पे लिखी हुई वैल्यू को वेट भी बोलते हैं, कॉस्ट भी बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द नीड। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक ऑनलाइन एरे भी दे रखा है कि वो ये बताएगा कि कौन कौन सा नोड आपका ऑनलाइन बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो अगर ट्रू होगा तो वो नोड ऑनलाइन है। ठीक है, और फॉल्स होगा तो वो नोड ऑफलाइन है। ठीक है, इतना डेटा हमें समझ में आ गया। एक हमें ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ किस फॉर्म में दिया हुआ है? एजिस एरे के फॉर्म में दिया हुआ है, यू से वी, और उसकी कॉस्ट होगी ये। हर एक एज दे रखी है हमें। ऑनलाइन एरे दे रखा है 0 to n-1, एन साइज का होगा, 0 to n-1 इंडेक्सेस होंगे। हर इंडेक्स ये बताएगा कि वो पर्टिकुलर नोड ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। इसके बाद देखो, अ पाथ फ्रॉम 0 to n-1 इज वैलिड इफ। अगर आप अब आपको वैलिड पाथ खोजना है, ऐसा आपको समझ में आ रहा है, तो वैलिड तब होगा जब पाथ के अंदर सारे के सारे नोड्स जो है वो ऑनलाइन होंगे। पाथ के अंदर सारे नोड्स ऑनलाइन होंगे। और किसका पाथ? 0 से n-1 तक जाने का पाथ। ठीक है, अब मान लो n है आपका यहाँ पे, यहाँ ये वाला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मान लो आपका जो n है वो 4 दिया हुआ है, राइट। तो 4 का मतलब हो गया कि 0 1 2 एंड 3 ये आपके नोड्स हो गए। मुझे कैसे पता चला 4 दिया हुआ है? यहाँ पर देखो, ऑनलाइन एरे के अंदर जो लेंथ होगी ना, वही आपके नंबर ऑफ नोड्स हो जाएंगे। तो 0 1 2 3 ये मेरे पास 4 नोड्स हो गए, तो मुझे 0 से 3 तक ट्रेवल करना है कैसे भी। तो बीच में कुछ और नोड्स भी आएंगे, उनकी हेल्प से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 0 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, तो मैं सोर्स से डेस्टिनेशन पर गया वाया 2। ठीक है, तो ऐसे ही अभी एक नोड आया है, मे बी 4 नोड्स आ सकते हैं, मे बी थाउजेंड ऑफ नोड्स आ सकते हैं बीच में। ठीक है, तो प्रॉब्लम को स्केलेबल अप्रोच की तरह सोचना है। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये आपको समझ में आया कि सारे इंटरमीडिएट नोड जो है वो ऑनलाइन होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि जो टोटल रिकवरी कॉस्ट है ऑफ ऑल एजेस ऑन द पाथ डज नॉट एग्जिस्ट के। मतलब कि अगर आप सारे कॉस्ट को ऐड कर दो, मान लो कुछ यहाँ पे पाथ बना है ना, कुछ लंबा सा पाथ बना, ठीक है, और आप यहाँ पे आके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, ये आपका कोई पाथ है, तो सारी की सारी कॉस्ट को ऐड करके भी आपका जो कॉस्ट है वो के को एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो के को एक्सीड नहीं करना चाहिए। के क्या है? के वैल्यू आपको दे रखी है। तो ये दो कंडीशन है पाथ के वैलिड होने की, मतलब आप इन्हीं पाथ को कंसीडर करेंगे जो वैलिड हैं, बाकी सबको आपको नहीं देखना। फॉर ईच वैलिड पाथ डिफाइन इट्स स्कोर एज द मिनिमम एज कॉस्ट अलोंग दैट पाथ। ठीक है, हमने उस वाली प्रॉब्लम में क्या देखा था? हमने उस वाली प्रॉब्लम में देखा था सेफेस्ट करके कुछ मेट्रिक था,
ठीक है, सेफेस्ट स्कोर था या आई थिंक सेफेस्ट ग्रेड था, सेफनेस ग्रेड था, सेफनेस ग्रेड। ठीक है, और यहाँ पर है स्कोर है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है ना, देखो स्कोर किससे डिफाइन है, आप किसी ने वो प्रॉब्लम नहीं किया तो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर जो पाथ है तो हर एक एज पे ना कुछ यहाँ पे होगा, इसका कॉस्ट होगा, तो इन सब का मिनिमम ले लो, इन सब का मिनिमम ले लो। ठीक है, तो कुछ एक मिनिमम वैल्यू आ रही होगी। अब एक पाथ थोड़ी ना एग्जिस्ट करता होगा, मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट करते होंगे, मल्टीपल पाथ। तो मान लो ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, ये पाथ 3 है, ये पाथ 4 है। ठीक है, और पाथ वन में बहुत सारे नोड्स होंगे, राइट। तो इसमें से मैंने बोला कि मिनिमम कॉस्ट M1 है, मैंने इसमें से बोला मिनिमम कॉस्ट M2 है, मैंने इसमें से बोला मिनिमम कॉस्ट आई है 3, मिनिमम कॉस्ट आई है 4। समझ आ रहा है आपको? जैसे मैंने यहाँ पर एक पाथ आपको बना के दिखाया है, देखो इस एग्जांपल समझते हैं। 0 से 2 गए, 2 से 3 गए, तो अभी आप वाया 2 गए। 0 से 1 गए, 1 से 3 गए, तो अभी आप वाया 1 गए। तो यहाँ पर दो पाथ्स हमारे पास हैं। तो इस पाथ में मिनिमम देखो 3 और 4 का मिनिमम जितने भी कॉस्ट होंगे, यहाँ पर दो है इसलिए दो ले रहा हूं। 3 और 4 का मिनिमम कुछ मान लो M1 होगा, 3 होगा ना। 10 और 5 का मिनिमम 5 होगा, तो मान लो M2 होगा। ऐसे मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं, ग्राफ बहुत बड़ा हो सकता है। तो M1 M2 M3 एंड M4। तो इस इन सब का मुझे क्या लेना है, मुझे इन सब का मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम। ठीक है, तो सारे पाथ के मिनिमम एज कॉस्ट को मुझे मैक्सिमाइज करना है। समझ गए? सारे पाथ के मिनिमम एज कॉस्ट को मुझे मैक्सिमाइज करना है। मैं अभी तक आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको पता रहे प्रॉब्लम में एक्चुअली हमें क्या करना है। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम है क्या। इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है विच इज आर सेकंड स्टेप। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन की लेंथ दी हुई है, एन इतना बड़ा है। ठीक है, और जो एज की लेंथ है वो 10⁵ और मिनिमम मतलब दोनों का मिनिमम है 10⁵ हो जाए या फिर ये हो जाए। तो मतलब ये इसको तो एक्सीड नहीं करेगा, तो 10⁵ ही मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सारी वही कंडीशन है, नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन। 10⁻9 है कॉस्ट, तो मे भी हमें कुछ चीजें लॉन्ग में लेनी पड़े अगर जरूरत पड़ेगी, तो अगर हम कहीं एडिशन करे जा रहे होंगे तो 10⁻9 की वजह से हम यहाँ पे लॉन्ग में ले सकते हैं। और जो k है वो 10⁻13 है, तो ये तो अंडरस्टूड है कि ये हमें वैल्यू जो है ये लॉन्ग में ही दे रखी होगी। ठीक है, हाँ। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है, इसके बाद हमें ऑनलाइन आई इज आइदर ट्रू और फॉल्स एंड बोथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब ये बोल रहा है कि सोर्स और डेस्टिनेशन तो हमेशा ट्रू ही होंगे। ठीक है, सोर्स और डेस्टिनेशन तो हमेशा ट्रू ही होंगे। अब मान लो आपको 0 से n-1 तक जाना है, तो अगर सोर्स से ही तो स्टार्ट करोगे ना भाई, पहला नोड तो यही होगा, यहीं से स्टार्ट करोगे। मे बी यहाँ से पहुंचने का ये पाथ 1, ये पाथ 2, ये पाथ 3, पाथ 4, मल्टीपल पाथ हो सकते हैं, पर स्टार्ट तो यहीं से करोगे और एंड यहीं पे करोगे। तो अगर यही ऑफलाइन हो गए तो फिर कोई पाथ वैलिड रहेगा ही नहीं। तो ये बोल रहा है, ये आपको इंश्योर कर रहा है कि भाई ये ट्रू है, ये ट्रू है, अब बीच का आप चेक करो। पर हमारे एंड से हमने इन दोनों को ट्रू कर दिया है। ठीक है, द गिवन साइकिल इज डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। में आपको बता चुका हूँ, डायरेक्टेड मतलब एरो होते हैं। एरो का मतलब हो गया अगर आपको यू से वी जाना है तो आप यू से वी जा सकते हो, बट वी से यू आप नहीं आ सकते। और यहाँ पर अगर अनडायरेक्टेड होता, ठीक है, तो क्या होता, तो यू से वी जा सकते हो, वी से यू भी आ सकते हो। तो ये फर्क होता है डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड में। ठीक है, और ए साइक्लिक आपको पता है कि कोई भी उसके अंदर साइकिल फॉर्म नहीं होगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हमें इस प्रॉब्लम को करना है। तो स्टार्ट करते हैं जहां से हमने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को छोड़ा था, कि P1 के पास मान लो मिनिमम स्कोर है M1 एंड P2 M2 एंड फॉर P3 M3 एंड P4 M4। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखो कि मैक्सिमाइज करना है मिनिमम ऑफ ऑल पाथ्स। ठीक है, ये कहना गलत होगा, मिनिमम ऑफ ऑल पाथ कहना गलत होगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि कंपैरिजन करना है हमें सारे पाथ्स के मिनिमम को, और फिर उसमें से हमें मैक्सिमाइज करना है। तो जहां भी ये मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वर्ड्स जहां भी एक जगह आ जाए, लास्ट में रिटर्न क्या करना है उसके अंदर। मतलब कि अगर क्वेश्चन आपको आगे से भी कभी ऐसा मिलता है कि मैक्सिमाइज करो मिनिमम को, तो प्लीज एक चीज जरूर सोचना, ये मैंने उस क्वेश्चन में भी बताई थी कि बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स का पैटर्न आता है। ये बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स मतलब यहाँ पे ग्राफ के साथ बाइनरी सर्च को मिक्स करने का ट्राई किया जा रहा है। ठीक है, कि आप ही ये वाले कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है या फिर नहीं है। तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, लाइक पेंटर्स प्रॉब्लम हो गया, या फिर एग्रेसिव काउज वाला प्रॉब्लम हो गया, और भी काफी सारे टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको करवा रखे हैं बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स के ऊपर।
ठीक है। तो मैक उसमें उन सारे प्रॉब्लम्स में यही लिखा रहता है कि मैक्सिमाइज करो इन सबके मिनिमम को। ठीक है। तो यहां से आपको ये इंट्यूशन तो आनी चाहिए थी कि बाइनरी सर्च और आंसर का ये प्रॉब्लम है। अब उसको यूज कैसे करेंगे वो प्रॉब्लम में और आगे चलेंगे तो पता चलेगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज एनालाइज करना चाहता हूँ कि मान लो हमारे पास 0 है और 3 है। ठीक है। हम इसको वाया 2 भी जा सकते हैं, वाया 1 भी जा सकते हैं। और हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल सिंपल ग्राफ ले रहे हैं समझने के लिए ताकि हम अप्रोच को बना पाए। और इस पे हमें कॉस्ट क्या दी हुई है? इस पे हमें कॉस्ट दी हुई है 10 5 4 3। 10 5 एंड 4 एंड 3। ठीक है। तो देखो क्या करना है, हमें 0 से शुरू करना है, ये बात तो कंपलसरी है। ठीक है। तो 0 से शुरू करके हमें 3 तक जाना है। तो 0 से शुरू करेंगे और इसमें देखो, इसमें एक और चीज आप देखो, एक चीज और नोटिस करने वाली है कि बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन अभी ये कहाँ लगेगा वो हमें पता नहीं है। लेकिन हमें इतना पता है कि हमें कोई तो पाथ वगैरह खोजने हैं, है ना। 0 से 1, 1 से 3, मान लो मैंने ये पाथ सेलेक्ट कर लिया, 0 से 1, 1 से 3। तो मुझे क्या करना है, हर पाथ का मुझे कॉस्ट भी पता होना चाहिए। सही है। हर पाथ का कॉस्ट भी तो पता होना चाहिए ना। आपको कैसे पता? अभी अभी मैं किस चीज पे काम कर रहा हूँ, मैं वैलिडिटी पे काम कर रहा हूँ भाई, कि मेरा पाथ वैलिड होगा या नहीं होगा वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे कॉस्ट है 5, यहाँ पे कॉस्ट है 10, तो 10 + 5 15। तो 0 से 3 तक जाने की कॉस्ट जो है वो 15 है। एंड यहां पर हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम के अंदर बहुत सारे एल्गोरिदम्स आते हैं, जिनमें से एक बहुत पॉपुलर एल्गोरिदम है डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लगेगी। और आप इस एल्गोरिदम को अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, जस्ट एक एरे बनता है, एक प्रायोरिटी क्यू बनती है और एल्गोरिदम खत्म हो जाता है। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है इसको। और डाइजेक्स्ट्रा ही हम क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज यार देखो यहाँ पे ना हमारे पास पॉजिटिव वेट्स हैं। जो हमारी कॉस्ट है ना, देखो यहाँ पे कॉस्ट जो दी हुई है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वेट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम डाइजेक्स्ट्रा का यूज करते हैं। तो यहां पर मैं एक बार आपको डाइजेक्स्ट्रा का यूज करके दिखाता हूं कि हम कैसे वैलिडिटी को चेक कर रहे होंगे। ठीक है ना। ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि वही वैलिडिटी पाथ कैसे चेक हो रही है। 0, क्योंकि वैलिडिटी तो देखो चेक करनी पड़ेगी आपको। ठीक है। 2 3। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 0 से 1 जा रही है तो कॉस्ट आ रही है 5, देन फिर 10, और देन आ रही है हमारी 0 से 2 जाने पे कॉस्ट 3 और फिर 4। ठीक है। 3 और फिर 4। तो देखो इस एग्जांपल समझते हैं डायरेक्टरा को। क्या करना होता है, बिल्कुल फिक्स पैटर्न होता है डायरेक्टरा का। आपको एक एरे बनानी है। ठीक है। एक एरे बनानी है। कितने साइज की बनानी है? जितने नोट्स, 1 2 3। ठीक है। देखो मुझे भी एक्चुअल याद नहीं है डायरेक्टरा, बट मुझे इसका कॉन्सेप्ट याद है। मुझे इसका एल्गोरिदम याद है कि ये करता कैसे है, काम कैसे करता है ये। ठीक है। ये कैसे चलता है, तो वो चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है। और ये इंडेक्स हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। ये बात मैंने इसलिए बोली है क्योंकि मे बी मैं फिर आगे जाकर इस एरे का साइज बढ़ा दूं, बट यस आई विल गिव यू रीजन। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया। तो 0 से 1 है ना, और 0 से 2। ठीक है। ठीक है। तो इसमें हर एक सेल क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरे बनाने की क्या नीड पड़ी। तो आर सोर्स इज 0, आर सोर्स इज 0, सोर्स इक्वल टू 0। ठीक है। 0 से हमें चलना है और हमें पता करना है भाई कि 3 तक जाने की क्या डिस्टेंस है। तो प्रॉब्लम को छोटा करने का ट्राई करो। 0 से 3 डायरेक्ट नहीं जा सकता, किसी के वाया जाऊंगा। ठीक है। तो 0 से 1 में जाऊंगा पहले, और फिर 1 से 3। मे बी 1 के आगे बहुत सारे नोट्स लगे होते, फिर मैं 3 पे जा रहा होता, या फिर मैं डेस्टिनेशन पर जा रहा होता। तो अभी उसकी टेंशन मत लो, अगर आपने इस एक को कर लिया ना सही से, तो आप उनको भी कर लोगे। तो 0 तक, अच्छा मैं पूछूंगा कि 0 से 0 की पहुंचने की कॉस्ट कितनी है, ये बताओ। सोर्स से 0 तक पहुंचने की कॉस्ट क्या है, तो सोर्स क्या है 0। तो 0 से 0 तक पहुंचने की कॉस्ट तो 0 ही होगी ना। हाँ यार 0 तो होगी, सही बात है, भाई 0 ही होगी। तो इसकी अपनी कॉस्ट तो 0 हो गई कि भाई मेरे तक सोर्स, हर एक नोड पे हम क्या स्टोर कर रहे हैं, हर एक इंडेक्स पे हम क्या स्टोर कर रहे हैं, ये बात समझा रहा हूं आपको। 1 ये स्टोर कर रहा है कि सोर्स से मेरे तक आओगे तो कितनी कॉस्ट लगेगी। ये स्टोर कर रहा है सोर्स से 2 तक आओगे तो कितनी कॉस्ट लगेगी, सोर्स से 3 तक आओगे तो कितनी कॉस्ट लगेगी। ऑल्दो हमें रिक्वायरमेंट सिर्फ इसकी है, सिर्फ इसकी है, लेकिन हमें निकालना सारा पड़ेगा, क्योंकि हम
डायरेक्टली 3 पर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम की नीड को आप समझो। अभी देखो, अभी मैं प्रायोरिटी क्यू को बीच में नहीं लाया हूं, जब उसकी नीड होगी तब मैं ले आऊंगा, ठीक है। तो 0 और 0, ठीक है। अब उसके बाद मुझे 0 से 1 पे जाना है, 0 से 1 पे जाना है, तो मुझे बोल रहे भाई कॉस्ट आपकी 5 लगेगी। तो मैं क्या करूंगा, मेरी करंट कॉस्ट क्या है, करंट कॉस्ट किसको बोल रहे हैं, करंट कॉस्ट उसको बोल रहे हैं जिस नोड पे अभी हम हैं। अब सिर्फ आप ये दो नोड पे फोकस करो, ये दो नोड्स पे। और आपका फोकस क्या होना चाहिए कि भाई करंट कॉस्ट तो मेरी 0 है, मतलब यहां तक सोर्स से यहां तक पहुंचने की कॉस्ट 0 है। प्लस करना पड़ेगा मुझे एज वाली कॉस्ट, तो मेरे को मिल जाएगा 5। तो मुझे मिल गया भाई 5 जो है वो कॉस्ट है 1 तक पहुंचने की। 5 कॉस्ट है 1 तक पहुंचने की। अब इसको थोड़ा सा बड़े स्केल पे सोच के देखो कि 0 + 5, 5 तो किया, लेकिन मान लो कोई और किसी और नोड के थ्रू, किसी और पाथ के थ्रू में 1 तक पहुंच पाता, है ना, किसी और पाथ के थ्रू में 1 तक पहुंच पाता 3 की कॉस्ट में, तो क्या मैं इस 5 को लेना प्रेफर करता? बिल्कुल प्रेफर नहीं करता, ठीक है। देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना यार, यहाँ पे सिर्फ एक ही एज है 0 से 1 के बीच में, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। बट मान लो यहाँ पे 5 तक नंबर्स होते हैं, और 3 तक आप यहाँ से भी तो आ ही रहे हो ना, यहाँ से भी तो आप आ ही रहे हो 3 तक। तो यहाँ पे कॉस्ट लग रही है 15, यहाँ पे कॉस्ट लग रही है 12, सॉरी 7, यहाँ पे कॉस्ट लग रही है 7। तो आप 12 15 को क्यों लोगे, आप तो 7 को ही लोगे ना। हाँ, तो यहाँ पे कंपैरिजन आता है। तो आप इस एरे के अंदर पहले से क्या स्टोर करके रखोगे, ये बताओ। पहले से इस एरे के अंदर ऐसी बड़ी वैल्यूज स्टोर होंगी जिसके कंपैरिजन में अभी वाला तो छोटा ही लगे, ठीक है। मतलब कि इन्फिनिटी क्यों डाला बताता हूं, ताकि आप इस चीज को कभी भूलोगे नहीं। मे भी माइनस इन्फिनिटी डाल रहा हूं, बट मैं लॉजिक कभी बताऊंगा तो मुझे भी समझ आएगा और आपको भी समझ में आ जाएगा। तो 0 + 5, 5 किया। मैं चाहता हूं 5 से कंपैरिजन हो। देखो डिस्टेंस, ये मेरा डिस्टेंस है रे भाई, इसको डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस के अंदर जो है वो ट्रू बात है, दिस इज एक्चुअली ट्रू। और ये जो है ये अभी टेस्टिंग फेज होती है, ये जो फेज होती है ये टेस्टिंग फेज होती है। टेस्टिंग के बाद डिस्टेंस में कब हमें अपडेट करना है वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है, हम ऐसे अपडेट नहीं करते। तो 0 + 5, 5। तो मैंने कहा भाई 1 तक पहुंचने की कॉस्ट अभी 5 मिल रही है। अब 1 तक पहुंचने की, सोर्स से 1 तक पहुंचने की कॉस्ट मुझे बताओ। तो हम इसमें जाएंगे, बोलेंगे भाई इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें इंफिनिटी प्रेजेंट है। एंड वी नो कि ये पहला नंबर है, तो ये तो उसके अंदर जाना ही चाहिए ना यार, ये तो पहली बार कैलकुलेट हुआ है। तो हाँ, ये अब उसके अंदर जाएगा, क्योंकि इंफिनिटी से तो छोटा ही होगा ना कोई नंबर। तो यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आया हम 2, ठीक है। हाँ नहीं, अभी 2 पे नहीं आए, ठीक है, 2 पे नहीं आए। समझ में आ गया आपको कि 0 + 5 किया और कंपैरिजन किया है, ये डायरेक्टली स्टेप्स बता रहा हूँ। 0 + 5 किया, कंपैरिजन किया है कि इसमें डिस्टेंस में क्या है। तो मैं इसको थोड़ा जनरलाइज करता हूँ, देखो u से अगर मैं v जाना चाहता हूँ, यहाँ पर मान लो कुछ कॉस्ट मुझे d मिल रही है ऑलरेडी, और यहाँ पर कुछ मेरी कॉस्ट है c। तो मैं क्या करूंगा, मैं पूछूंगा कि भाई d + c। d तो u तक जाने की कॉस्ट है सोर्स से, मान लो इधर कोई बहुत बड़ा ग्राफ होगा। तो d + c जो है, क्या वो छोटा है? भाई छोटा होगा तभी कंसिडर करेंगे। किससे? जो डिस्टेंस मेरे पास पड़ा हुआ है, डिस्टेंस के अंदर v से। ये कंडीशन बनेगी या नहीं बनेगी, बस इतना बता दो। क्योंकि देखो डिस्टेंस ऑफ v, तो ये क्या दे देगा, डिस्टेंस ऑफ 1, है ना, कि अभी इसमें क्या पड़ा हुआ है। इससे अगर मुझे छोटा मिल गया, तो बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे। नेक्स्ट स्टेप तो ये होंगे कि डिस्टेंस ऑफ v के अंदर डाल दो d + c। मुझे छोटा डिस्टेंस मिल चुका है तो मैं डाल दूंगा, सिंपल है ना। तो ये यहाँ पे एक स्टेप तो ये यहाँ पे रहता है, ठीक है। हाँ यार, मुझे इसको मिटाना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक स्टेप रहता है। अब इसके बाद अ, यहाँ पे हमारे पास आता है, हाँ लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमें इधर जाना है, इधर जाना है, किधर जाना है, वो हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम पे आते हैं। तो 0 पे आप अभी खड़े हो, ठीक है, एंड आप डिसाइड नहीं कर पा रहे आपको 1 पे जाना है या आपको 2 पे जाना है। तो आप क्या करोगे, अब आप प्रायोरिटी क्यू को ले आओगे, वो डिसाइड करके बताएगा। अब आप प्रायोरिटी क्यू को ले आओगे, वो डिसाइड करके आपको बता देगा, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू अपने अंदर क्या स्टोर कर रहा होगा, इस बात को सुन लो, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू अपने अंदर क्या डिसाइड स्टोर कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे 0 है, ठीक है, 0 से आप 1 पे जा सकते हो, 2 पे जा सकते हो, इसकी कॉस्ट है 3, इसकी कॉस्ट है 5। देखने से ही पता चलता है कि आप पहले 3 वाली कॉस्ट को कंसिडर करना
प्रेफर करोगे? प्रायोरिटी क्यू के अंदर हम रखेंगे किसको? अपने यू को, ठीक है। यू मतलब जहां से हम शुरू कर रहे हैं, इस पे फोकस करो। यू को और सी को रखेंगे, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में रखेंगे? एरे के फॉर्म में रखेंगे। यू से वी जाना है तो यू को रखूंगा और सी को रखूंगा। सी इज द करंट कॉस्ट। तो इसका फायदा क्या हुआ? देखो, मान लो पहले मैं रख के दिखाता हूँ। यहाँ पे आया प्रायोरिटी क्यू में भाई 0, ठीक है, और आपका 0। सबसे पहले तो देखो यही आएगा, मैंने बोला था आपसे कि इस पे जो कॉस्ट है वो 0 है। और मुझे अगर यू से वी जाना है, वी कौन है? वी नेबर है। वी नेबर है, मैंने डिसाइड नहीं किया 1 है या 2 है। नेबर दोनों है, मुझे दोनों पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले, अच्छा, पहले प्रायोरिटी क्यू में 0,0 क्यों आया, ये तो समझ में आ गया ना। मैंने बोला यू कॉमा सी डालेंगे, तो अभी यू कौन है? सोर्स, 0 आ जाएगा। करंट कॉस्ट क्या है इसकी? 0 है, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला कि इसको अब निकालो, और इसको तब तक चलाना है, इसको तब तक चलाना है जब तक ये जो प्रायोरिटी क्यू है ये एम्प्टी नहीं हो जाती। भाई यही लॉजिक होता है, ठीक है। आज मैं आपको डायरेक्ट्रा इतने अच्छे से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको अभी कोई प्रॉब्लम ना आए जब मैं क्वेश्चन पे आऊं कि एक्चुअल क्वेश्चन हमारा क्या चाह रहा है हमसे। क्योंकि ये क्वेश्चन का बहुत बड़ा पार्ट है, ये अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन पूरा डन हो गया। 0,0 को हटाया हमने, 0,0 को निकाला, प्रायोरिटी क्यू क्या हो गई? एम्प्टी हो गई। लेकिन अभी देखो, अभी प्रोसेस भी तो करना है, प्रोसेस भी तो करना है। तो 0 से 1 पे जा सकते हैं, 0 से 2 पे जा सकते हैं, बोथ आर नेबर्स, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया? पहले हमने बोला चलो 1 पे जाके देखते हैं। तो हम गए 1 पे, हमें क्या मिला? हमने देखा भाई 0 प्लस 5 करा तो 5 आ गया। हमने कंपेयर किया, हमने देखा कि 5 यहाँ पे रख दो, और इसकी जो करंट कॉस्ट आ गई, अब वो आ गई 5, कि भाई आप तक पहुंचने की जो कॉस्ट है वो 5 है। तो हमने बोला अब इसको रख दो इसके अंदर, 1,5 आ गया हमारी प्रायोरिटी क्यू में, ठीक है। अब इसके बाद हम 2 पे गए, हमने देखा यार 2 पे जाने की कॉस्ट तो 3 आ रही है। अगेन वही वाली चीज है, 0 प्लस 3 करोगे, यहाँ पे कट के 3 हो जाएगा कि भाई 3 से छोटा है कॉस्ट, तो ये वाला ले लो। और 3 यहाँ पे आ गया, तो आप क्या बोलोगे कि अब इसके अंदर क्या पुट कर दो? 2,3। भाई पुट भी तो करते चलोगे ना, तभी तो प्रोसेसिंग होगी। 2,3। अब आप मुझे एक चीज सोच के बताओ, बस इसी स्टेप पे मुझे आपको लाना था। एक चीज आप सोच के बताओ कि पहले इसको प्रोसेस करना चाहिए या पहले इसको, क्योंकि क्यू में से आगे से निकलेगा, यहां से निकलेगा, तो अब 1,5 की बारी है। लेकिन लॉजिकली सोचोगे, जो ऑप्टिमल वे होगा इसको करने का, जो आपकी थोड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देगा, वो ये होगा कि 2,3 को आप पहले प्रोसेस करो, क्योंकि इसका कॉस्ट कम है, तो इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आगे तक ज्यादा टिक पाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्रिडली भी चल रहे हैं, मतलब देखो इसको तो हम प्रोसेस करेंगे ही। अगर हमें मान लो यहाँ से अगर आगे 3 है ना, मान लो अभी कॉस्ट तो 3 है, आगे 100 मिल गया, कोई बात नहीं ना, फेल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पे आ जाएंगे, इसको प्रोसेस कर लेंगे। लेकिन अभी हम उसको प्रोसेस करेंगे जो सबसे छोटे कॉस्ट के साथ है। तो वी वांट कि कुछ भी करके ना ये कुछ ऐसे अरेंज हो जाएं, ये कुछ ऐसे अरेंज हो जाएं कि जो कॉस्ट वाली चीज है, ये जिसकी कम है वो पहले आ जाए, कॉस्ट इसकी कम है वो पहले आ जाए। तो यहां पर हम कंपैरेटर का यूज करते हैं फॉर सॉर्टिंग इनसाइड द प्रायोरिटी क्यू। और एक बात याद रखना कि प्रायोरिटी क्यू में सॉर्टिंग प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन प्रायोरिटी डिसाइड हमें करनी पड़ती है। हमें प्रायोरिटी क्यू को बताना है कि भाई इन दोनों में से आपको किसके अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी को सेट करना है। समझ रहे हो मेरी बात? हमें बताना पड़ेगा, तो वो चीज हम इसको बताएंगे कि आप इसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी को सेट कर दो, ये जिसका कम होगा उसको आगे भेज दो। तो ठीक है, अब आपकी क्यू कैसी हो जाएगी? क्यू हो जाएगी कुछ ऐसी, ठीक है। ये सब मैं इरेज कर देता हूं। यहाँ पे आ जाएगा 2,3, यहाँ पे आ जाएगा 1,5, ठीक है। तो अब 2,3 बाहर निकलेगा, जैसे ही 2,3 बाहर निकला, तो अब इस पे देखेंगे, भाई 3 + 3, यहां तक सोर्स से यहां तक पहुंचने की कॉस्ट क्या है? 3। अब आगे जाने की कॉस्ट क्या है? 4। तो मिल गया क्या? 7। तो क्या इस पे, क्या इससे कम है? इससे जो इसके इस डिस्टेंस से पड़ा हुआ उससे कम है? हाँ भाई, इंफिनिटी से तो कम है, तो 7 आ गया, ठीक है। तो अब मैं इसमें क्या डाल दूंगा? इसमें मैं डाल दूंगा 3,7 को, 3,7 इसमें चला गया, सही है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद इसके अंदर हमें क्या करना है? अब हमारा ये वाला निकलेगा 1,5, और देखो ये मिनिमम है तो ये आगे आएगा ही, ठीक है।
तो 1,5 आया, तो हमने इससे ही पूछा भाई 5 प्लस 10 करोगे तो 15। ये कह रहा है भाई मेरा तो 15 आ रहा है 3 पे जाने का। मैं यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे पहले 7 बैठा हुआ है, ऑलरेडी 3 के ऊपर 7 बैठा हुआ है। तो मैं बोला भाई 15 है आ रहा है, तो एक बार कंपेयर कर लेते हैं। तो इसके अंदर 7 पड़ा हुआ है और मेरा 15 आ रहा है, तो क्या कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। हम जाना वहां पसंद ही नहीं करेंगे, हमें जाना ही नहीं है। ठीक है, तो 15 हम कंसिडर नहीं करेंगे, 7 को ही कंसिडर कर लेंगे। तो हम इसको कभी भी 3,15 को अंदर नहीं डालेंगे। फिर हम आगे 3,7 निकालने की बारी, आगे 3,7 जैसे ही निकल के आएगा चेक कर लेंगे। हम हर स्टेप पे तो चेक करते ही रहेंगे कि भाई क्या हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, क्या हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। अब जैसे ही डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये अब मिनिमम कॉस्ट जो है ये है। मतलब फॉर दिस प्रॉब्लम बता रहा हूँ, बट एक्चुअल डायजेक्स्ट्रा में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल डायजेक्स्ट्रा में क्या होता है कि जब पूरा ये जो प्रायोरिटी क्यू है ये खाली हो जाता है, तो हम लास्ट में ये देख लेते हैं कि भाई डिस्टेंस निकालनी है ना, ये यही वाला सेल तो हमारा आंसर दे रहा होगा कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने की क्या है ना। और हमें यही पता है कि हर एक नोड पर जाने की मिनिमम डिस्टेंस क्या है फ्रॉम सोर्स, और यही चीज हम रजिस्ट्रा से निकालते हैं। ठीक है, तो आपको एल्गोरिथम समझ में आ गई होगी। ज्यादा कुछ भी नहीं है एल्गोरिथम में, बस एक ये कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है, इसके अकॉर्डिंग सब कुछ बदलता है। एक प्रायोरिटी क्यों आती है, ताकि आप डिसाइड कर पाओ, प्रायोरिटी ले पाओ कि पहले आपको किसको प्रोसेस करना है, और आप इसको मतलब एक फ्लो में ले जा पाओ। जैसे 0 का नेबर 1, 1 का नेबर 3, तो ये आपको देता है प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद आप डिस्टेंस का कंपैरिजन तो कर ही लोगे इस एरे की हेल्प से। अब देखो इसने सब कुछ बता दिया कि भाई 0 से 1, सोर्स से 1 जाने की मिनिमम डिस्टेंस क्या है 5, सोर्स से 2 जाने की मिनिमम डिस्टेंस है 3, सोर्स से 3 तक जाने की मिनिमम डिस्टेंस है 7। कल को ग्राफ कितना भी कॉम्प्लेक्स हो जाए ये संभाल लेगा, ये कर लेगा, क्योंकि ये कंपेयर कर कर ही अपने अंदर लेगा वैल्यूज को। ठीक है, तो आपको डाइस्ट्रा क्लियर है। ठीक है, अब एक बार आपको डाइस्ट्रा एल्गोरिथम समझ में आ गया कि आपको वैलिड पाथ कैसे कंसीडर करना है, तो आते हैं अब इसकी कंडीशन पे। अभी आपको कुछ नहीं लगेगा। कंडीशन है ऑल इंटरमीडिएट नोड्स ऑन द पाथ आर ऑनलाइन। ठीक है, ऑल इंटरमीडिएट पाथ्स आर ऑनलाइन। ठीक है, तो ठीक है इस पे तो आते हैं, बट एक बार क्वेश्चन को थोड़ा और ऊपर से सोचने का ट्राई करते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है, हमें एज दिया हुआ है, एज, जिसमें यू, वी और कॉस्ट दी हुई है। ठीक है, ठीक है, हमें यू, वी और कॉस्ट दी हुई है, और हमें क्या करना है, हमें ऑनलाइन एरेज दिया हुआ है, ऑनलाइन। ठीक है, वी नीड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम ऑफ द एज स्कोर्स। ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम हमें फाइंड करना है। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि बताओ स्कोर जो है वो कम से कम क्या हो सकता है, स्कोर कम से कम क्या हो सकता है ना, तो आप बोलोगे यार 0 हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा वो कॉस्ट आ सकती है ना। देखो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इस पाथ में सारी कॉस्ट में से मिनिमम कौन सा है, इस पाथ में सारी कॉस्ट में से मिनिमम कौन सा है, इस पाथ में सारी कॉस्ट में से मिनिमम कौन सा है, राइट। तो सारी कॉस्ट में से मिनिमम पूछ रहा हूं और फिर उसके बाद सबका मैक्सिमम ले रहा हूं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू ये आ सकती है कि जो कॉस्ट सबसे बड़ी होगी ना वो मैक्सिमम आ सकती है, हमारा आंसर वही आ सकता है, या फिर उससे कम ही आएगा। मैं ये बात कह सकता हूं कि मेरा आंसर जो है वो 10 या 10 से कम आएगा, बिल्कुल कह सकता हूँ ना यार। अगर आपने इसमें से मिनिमम चुना है तो कुछ वैल्यू आ रही होगी इसके अंदर, इसमें से आपने मिनिमम कुछ वैल्यू आ रही होगी। तो इन दोनों का जब आप मैक्सिमम चुनोगे तो कुछ वैल्यू निकल के आएगी, तो इन चारों वैल्यूज में से ही तो कोई वैल्यू आ रही होगी। और अगर मैं सबसे मैक्सिमम ले लूं, मैं यहाँ पे रेंज बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, सबसे मैक्सिमम ले लूं है ना, मैक्सिमम, तो इससे ज्यादा तो नहीं आएगा। मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम यहाँ पे कॉस्ट लिख देता हूँ, कॉस्ट। तो ये मेरी रेंज हो गई, मेरा आंसर इसके और इसके बीच में ही आना है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स कैसे काम करता है मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे आपको हिंट मिल गया ना कि बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो कैसे काम करता है, इसके अंदर हमारे पास एक रेंज होती है जो कि मैंने बना ली। ठीक है, हम एक स्पेसिफिक रेंज डिसाइड करते हैं जिसके अंदर हमारा आंसर श्योरली लाई कर जाए। अब ऐसा होता क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ।
एक बार जैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हो तो उसमें क्या होते हैं, चार ऑप्शंस होते हैं, राइट। तो आप क्या करते हो, कभी कभी आपको प्रॉब्लम सीधे तरीके से नहीं समझ में आ रहा होता है, तो आप क्या करते हो कि इस ऑप्शन को पुट करके देखो, इस ऑप्शन को पुट करके देखो, इसको पुट करके देखो, इसको पुट करके देखो, तो कोई ना कोई एक मैच हो जाता है ना। और जैसे ही वो मैच होता है आप उस पर क्या करते हो, टिक कर देते हो। तो आपने अपना आंसर खोज लिया। तो यहाँ पर भी आपको उस तरीके से अपना आंसर निकालना है। यू नो कि जीरो से मैक्स कॉस्ट के बीच में आपका आंसर आने वाला है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप पहले जीरो को चेक कर लो, फिर वन को चेक कर लो, फिर टू को चेक कर लो, फिर थ्री को चेक कर लो, ऐसे करते करते मैक्स कॉस्ट तक को चेक कर लो। अब इसे बाइनरी सर्च कहाँ है, बाइनरी सर्च कहीं नहीं है, ये हो गया आपका लीनियर सर्च। आप लीनियर सर्च की हेल्प से अपने आंसर को खोज रहे हो। लेकिन अगर आप बाइनरी सर्च लगा सकते हो तो यू शुड ना, है ना, आपको लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ लॉग एन। और बाइनरी सर्च हम क्यों ना लगाए जब हमारे पास सॉर्टेड चीजें दी हुई हैं, और ज्यादातर केस में जो रेंज होती है वो सॉर्टेड ही होती है। दैट्स वाई हम बोल देते हैं कि ये बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स का क्वेश्चन है। समझ रहे हो, आंसर्स हमने रेंज डिफाइन कर ली, अब इसके ऊपर बाइनरी सर्च लगा के उसको हम फाइंड कर रहे हैं, इसलिए बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स। ठीक है। तो बाइनरी सर्च आपने लगाया और आपने अपने आंसर को फाइंड किया, जस्ट बिकॉज आप ये इसलिए कर पाए क्योंकि ये एरे जो है वो आपको सॉर्टेड मिल रही है, एरे या रेंज बोलो आप इसको, सॉर्टेड मिल रही है, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट था बाइनरी सर्च आंसर्स का। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, मान लो, ठीक है, मान लो आपने मैंने ये वाला एग्जांपल लिया 0 और 10, है ना। जो हमारा एग्जांपल था उसके अंदर मैक्सिमम क्या था, मैक्सिमम 10 था। तो मेरे को मिड क्या मिलेगा, मिड क्या मिलेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बाइनरी सर्च बता रहा हूँ। मिड जो है मुझे 5 मिलेगा, ठीक है। अब मिड 5 मिल गया, तो आपको क्या करना है, आपको इससे चेक करना है कि भाई क्या आप मेरा आंसर बन सकते हो, क्या आप मेरा आंसर बन सकते हो, ठीक है। अब ये चेक करने के लिए मुझे एक इज वैलिड फंक्शन बनाना पड़ता है, पूरा का पूरा टेम्पलेट है ये बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स का, ठीक है। एक इज वैलिड फंक्शन मुझे बनाना पड़ता है, ठीक है। अब ये इज वैलिड फंक्शन ही हमारा हीरो फंक्शन होता है, जो बाइनरी सर्च को बताता है कि भाई ये आंसर वैलिड है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इसको हमें खुद से लिखना पड़ता है, सारी मेहनत इसमें लगती है, बाकी ये सब तो सब इजीली हो जाता है। तो इसके अंदर ही हम अपना डाइजेस्टर एल्गोरिदम लगा रहे होंगे, ठीक है। पूरा का पूरा डाइजेस्टर चलेगा कि वैलिड है या नहीं है। वैलिडिटी क्या कंडीशन है भाई, आपका ऑनलाइन होना चाहिए, और सेकंड चीज हर नोड ऑनलाइन होनी चाहिए पाथ के अंदर। और सेकंड चीज है कि के से एक्सीड नहीं करना चाहिए, के से हमेशा कम या बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशन है सारे कॉस्ट का सम, ठीक है। तो डाइजेस्ट्रा से आप इसको तो इजीली फुलफिल कर लोगे भाई, जब आप सब पे जा ही रहे हो तो आप सबको प्लस करके भी देख ही सकते हो, ये तो आप कर लोगे, इसकी तो टेंशन नहीं है। ऑनलाइन की टेंशन लेते हैं। और ऑनलाइन को आप बड़े स्मार्ट तरीके से हटा सकते हो, इस ऑनलाइन वाली चीज को इन्होंने जो एक्स्ट्रा चीज डाली है बड़े स्मार्ट तरीके से आप इसको हटा सकते हो, कैसे। अब आपको ये जब 2D एरे दे रखी है यू वी और कॉस, तो आप यहाँ पे 2D एरे में थोड़ा ना चलना पसंद करोगे कि आप इसको लेकर ही चल रहे हो, नहीं। आप ऐसे नहीं करते कभी भी एरे को स्टोर, आप करते हो इसको लिस्ट के फॉर्म में। जैसे आपने मान लिया यहाँ पे, देखो जैसे आपने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपनी पहली लिस्ट बनाई, लिस्ट ऑफ लिस्ट के फॉर्म में, ठीक है। और इस लिस्ट के अंदर क्या होगा, एरे होगा। इस लिस्ट के अंदर एरे होगा जो कि बता रहा होगा वी कॉमा कॉस्ट हूं मैं, ठीक है। और ये क्या होगा, ये इंडेक्स इटसेल्फ यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यू के सारे नेबर्स इस एरे के फॉर्म में रहेंगे, समझ गए। यू के सारे नेबर्स इस एरे के फॉर्म में रहेंगे, बना के दिखाता हूं देखो। एक लिस्ट हो गई, राइट। अब इस लिस्ट में जितने भी इंडेक्सेस होंगे, मान लो मैंने यहाँ पे 4 इंडेक्स बना दिए, तो मेरे जो वो है नोड्स हैं वो यही है 0 1 2 3। अब मुझे जरूरत है कि जीरो नोड से कौन कौन से नोड कनेक्टेड है, कौन कौन जीरो के नेबर्स हैं, ये स्टोर करना है। एक नेबर तो होगा नहीं, दो चार नेबर होंगे मान लो, है ना, दो चार नेबर या पांच छह कितने भी हो सकते हैं। तो मुझे उन सब की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, तो मैंने उन सब नेबर्स की एक लिस्ट बना दी, ठीक है। अब एक नेबर है, एक नेबर अपने साथ क्या लेके चलता है, एक नेबर अपने साथ जैसे वी हो गया मेरा नेबर, है ना, यू से वी जा रहे हैं ना, यू से वी। तो अभी के लिए यू तो जीरो बन गया, जीरो के लिए देख रहे हैं। और वी तक जा रहे हैं, तो वी तो है ही अपनी, तो रखेगा ही कि भाई मैं नेबर हूं, मुझे तो आइडेंटिफाई करो, और साथ में मेरा कॉस्ट, मेरे तक आने की ये कॉस्ट है। तो वी कॉमा सी, इसको हम एरे के फॉर्म में रखेंगे। तो ये मान लो एक नेबर हो गया, ये दो नेबर हो गए, तीन नेबर हो गए, ऐसे करके यार स्टोर कर रहे होंगे हम, ठीक है। आई होप आपको अब थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी।
तो इसके अंदर जब मैं स्टोर करवाऊंगा तो मैं उसी को स्टोर करवाऊंगा जो ऑनलाइन है, जो ऑफलाइन है उसके मैं हटा दूंगा, क्योंकि उसको रखने का कोई फायदा नहीं। भाई जो नोड ऑफलाइन है मैं उसको नहीं रखने वाला। ठीक है, समझ गए? तो इससे क्या होगा, मैंने ऑनलाइन वाली चीज को डील कर लिया। यू है, यू से वी जा रहे हो, मान लो कि ये ऑफलाइन है, तो भाई इसको जब आप पाथ में ले ही नहीं सकते तो इसको आप कंसीडर ही क्यों कर रहे हो? बहुत सिंपल चीज है। तो आप ऑनलाइन वालों को ही इसके अंदर डालोगे, राइट? ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई। ऑनलाइन वाली हमने चीज दूर कर ली, के वाली चीज हमने दूर कर ली। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें मिनिमम चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे थे कि हमें इसको पता करना है कि ये आंसर हो सकता है या फिर आंसर नहीं हो सकता। तो ठीक है ना, इसको चेक कर लेंगे। इसको चेक करने में इतनी बड़ी बात है नहीं, क्योंकि स्कोर ही तो देखना है ना? ये क्या चीज बोल रहा है, ये कह रहा है कि भाई इन सब में जो मिनिमम आएगा, इन सारे पाथ्स में जो मिनिमम आएगा उन सब का मैक्सिमम मेरे को दे दो। बस डाइजेस्टरा ही पूरा पूरा होगा, बस उसमें एक ही कंडीशन एक्स्ट्रा आएगी, और वो कहाँ आएगी? आई वांट कि आप इसको थोड़ी देर खुद से सोचो कि वो एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है। ठीक है, सारा क्वेश्चन डन हो चुका है यार, सब कुछ हो चुका है इसके अंदर, बस एक चीज बच रही है, ये मिड को हम कैसे पता करेंगे, क्या हमारा लॉजिक है। हमारे पास ये मिड पड़ा हुआ है। मिड क्या है? ये मिनिमम मेरा थ्रेशोल्ड है, मिनिमम थ्रेशोल्ड है कि इससे तो बड़ा ही आना चाहिए। चलो मैं आपको थोड़ी और क्लैरिटी देता हूँ। ऐसा पाथ खोज दो, ऐसा पाथ खोज दो कि जिसके अंदर जितने भी आपके वो हो ना, क्या बोलते हैं, कॉस्ट, वो सब इससे बड़े या इक्वल आए। समझ रहे हो? इससे बड़े या इक्वल आए, है ना? अरे नहीं यार, इससे छोटे या इक्वल आए। ठीक है, मिड से छोटे या फिर इक्वल आए। अरे नहीं, फिर से उल्टा बोल दिया ना। मैं पहले से ही बोल रहा था कि मिड से बड़े या फिर इक्वल आए, है ना? मतलब कम से कम 5 तो हो ही। ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? मेरे को लग रहा है आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखो, मान लो पाथ 1 चाह रहा है कि मेरे पास 3 आ गया, पाथ 2 चाह रहा है मेरे पास 4 आ गया, पाथ 3 कह रहा है मेरे पास भाई 6 आ गया मिनिमम, पाथ 4 कह रहा है मेरे पास 5 आ गया मिनिमम। मैंने कहा इन सब का मैक्सिमम ले लो, तो मुझे 6 आंसर मिल गया। ठीक है, लेकिन अभी हम किस स्टेप पे, अभी हम इस स्टेप पे इस पाथ 1 का जो है ये 3 आ जाए। अब मेरे को चेक क्या करना है कि 5 आ सकता है क्या, कोई एक ऐसा पाथ है जिसको लेकर जिसके अंदर 5 तो मिनिमम हो, मिनिमम 5 हो। अब इससे बड़े ही हो सबके सब, है ना? समझो इस चीज को। मैं ऐसा पाथ चाहता हूं जिसके अंदर 5 मिनिमम हो, मेरा जो मिड है, मिड जो मेरा जा रहा है ना, वो मिनिमम हो जाए, इससे बड़ा ही हो। तो ये कहकर मैंने एक ऐसे पाथ को खोज लिया, है ना? मैंने एक ऐसे पाथ को खोज लिया जहां पे ये मिल रहा है मुझे, तो ट्रू हो गई वैल्यू। जैसी वैल्यू ट्रू हो गई, जैसी वैल्यू ट्रू हो गई तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भाई वैल्यू ट्रू हो गई ना, तो मिड पॉसिबल है, मिड इज पॉसिबल। मैं बस ये बताना चाहता हूँ मैक्स को कैसे इंश्योर करें कि मैक्सिमम आएगा वो। ये तो पता चल गया कि वैलिड है, लेकिन ये मैक्सिमम थोड़ी ना होगा। हाँ बिल्कुल सही, मैक्सिमम नहीं होगा। जीरो से मिड ये पॉसिबल है, तो ये सब भी पॉसिबल है, तो मैं इससे बड़े के लिए जाऊंगा। तो अब मेरा पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा और हम इसके बीच में सर्चिंग को करेंगे, है ना? तो अब मिड, अब जो मेरा लेफ्ट पॉइंटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 पे। और अब अगर मैं मिड निकालता हूं तो मिड आएगा 8 पे। तो अब 8 के लिए चेक करेंगे कि 8 से बड़ा या इक्वल, क्या 8 मिनिमम हो सकता है किसी पाथ में? चलो देखते हैं। 8 मिनिमम हो सकता है भाई? 8 तो किसी पाथ का मिनिमम नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसे हटा दिया। हमने बोला भाई 8 पॉसिबल नहीं है, तो 8 अगर पॉसिबल नहीं है तो 8 से 10 वाला एरे तो खत्म हो गया। जब 8 ही पॉसिबल नहीं है तो 8 से बड़ा पॉसिबल थोड़ा ना होगा। तो 6 से 8 के बीच में आप देखेंगे, 6 से 8 के बीच में देखेंगे। तो जैसे ही इसके बीच में हमने देखा, नहीं 6 से 7 के बीच में ना, तो 8 भी तो पॉसिबल नहीं है, तो 8 को घटा दिया। 6 से 7 के बीच में, तो पॉइंटर आ गया मिड -1। तो जब ट्रू होगा तो आगे जाएंगे, राइट को जाएंगे, और जब फॉल्स होगा तो लेफ्ट को जाएंगे। जब ट्रू होगा तो राइट को जाएंगे, और जब फॉल्स होगा तो लेफ्ट को जाएंगे। ठीक है, अब 6 और 7 आ गया। मिड क्या हो जाएगा, मिड हो जाएगा इनके बीच का 6 ही हो जाएगा। 6 क्या पॉसिबल है? हाँ भाई 6 पॉसिबल है, तो ट्रू आ गया। तो अब आगे को जाऊंगा, तो जैसे ही आगे हो जाऊंगा तो अब मिड यहीं पे आ जाएगा भाई, 7 पे ही। 7 ही आपका लेफ्ट हो गया, राइट हो गया और मिड हो गया। तो 7 को चेक कर लो, 7 है? 7 नहीं हो सकता। बस यहाँ पे कंडीशन खत्म हो गई, आपका पॉइंटर वापस 6 पे आ जाएगा, आप स्टोर करवा लेना।
चलो मैं आपको कोड के साथ इसको और ज्यादा अच्छे से समझा दूंगा, आपको अभी इतना समझ में आएगा भी नहीं बिना कोड के। ठीक है, तो मैं आपको अब एक बार कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारी अप्रोच बना ली है। वेरी फर्स्ट स्टेप, इस एजिस वाले 2D एरे को अपने ग्राफ में बनाना। ठीक है, अपने ग्राफ में जो मैंने बोला कि एक हमारे पास लिस्ट होगी। ठीक है, इसको तो मैं एरे से डिनोट करता हूँ। एक मेरे पास लिस्ट होगी। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर हर एक जो मेरा ये होगा, ये एक एक नोड को रिप्रेजेंट करेंगे कि 0th नोड है, ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है, ये थर्ड नोड है। अब ये किससे जुड़े हुए हैं? जीरो मान लो 1 से जुड़ा हुआ है, तो 1 और इसकी कॉस्ट क्या है? कुछ सी। अब ऐसे ही 0 मान लो 2 से भी जुड़ा हुआ है, तो 2 और इसकी कॉस्ट C2 है ना, तो ऐसे करके इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, आप एक बार खुद से ड्राइंग करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैक्स कॉस्ट मैंने लॉन्ग में लिया, मैंने पहले ही बोला था कंस्ट्रेंट के टाइम में कि यहाँ पे लॉन्ग हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहीं से मैक्स कॉस्ट निकाल लूंगा, ताकि मेरी बाइनरी सर्च की जो रेंज है वो मुझे मिल जाए। मैंने क्या किया, यू निकाला, वी निकाला। ठीक है, ऐसे होगा ना एजेस के अंदर, हर एक एज में होगा, 1 2 3 4 ऐसे करके हर एक एज प्रेजेंट होगी, यू के साथ, वी के साथ और कॉस्ट के साथ, यू के साथ, वी के साथ और कॉस्ट के साथ। यू निकाला, वी निकाला, कॉस्ट निकाला। अगर यू और वी दोनों ऑनलाइन है तो ही मैं अपने ग्राफ के अंदर डालूंगा, तो ऑनलाइन का चक्कर यहीं से खत्म हो गया भाई, जितने मेरे ग्राफ के अंदर है सब ऑनलाइन ही है। तो यू पे देखो मैंने क्या किया, ग्राफ डॉट गेट यू, उस इंडेक्स को गेट कर लिया, मान लो 1 है, 1 को मैंने गेट कर लिया, और इस पे जाकर के ऐड कर दिया वी और कॉस्ट को, जो मैंने बोला आपको। ठीक है, और मैक्स कॉस्ट यहां से कंपेयर कर ली। तो कंपेयर करते करते जब सारी कॉस्ट कंपेयर कर लूंगा तो मेरे पास मैक्स कॉस्ट निकल के आ ही जाएगी। ठीक है, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई, ये मेरा ग्राफ फॉर्म हो चुका। अब इसके बाद ऑनलाइन को डील करो। अगर आपका 0 और n-1 इन दोनों में से कोई भी फॉल्स होता है, तो यहीं से -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ऑल्दो ये कंडीशन हमें प्रॉब्लम में भी दी हुई है, बट ठीक है, हम इसको लगा के ही चलेंगे, मे बी आगे कभी ना दियो। अब इसके अंदर लेफ्ट है, राइट है और आंसर है। ठीक है, तो 0 से मैक्स कॉस्ट तक हमारी क्या हो गई, रेंज हो गई। और आंसर मैं एक बनाता हूँ, आपको पता है कि मैं आंसर बनाकर ही काम करता हूँ, मैं पॉइंटर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। आंसर इसलिए बनाता हूँ बिकॉज ये ज्यादा इंट्यूटिव और ज्यादा लॉजिकल अप्रोच मुझे लगती है। तो अगर मैं आपको इसे थोड़ा सा ट्राई करके दिखा दूँ, थोड़ा सा बस, 0 और 3, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर 2, और मान लो कुछ कुछ है, यहाँ पे मान लो 5 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया कॉस्ट। ठीक है, तो मुझे बताओ ग्राफ कैसी बनेगी? क्या मैं ग्राफ बना लूं अपनी? हाँ, ग्राफ बना लो। ग्राफ कैसे बनेगा? यहाँ पे बनाता हूँ ना ग्राफ, हटाओ इसे। ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगी? सबसे पहले 0 पे क्या स्टोर होगा, 0 पे 1 और 2 स्टोर हो रहे होंगे, तो देखो 0th पे 1,5 स्टोर हो गया, 2 पे 2,3 स्टोर हो गया। अब ये देखो, ये पूरा का पूरा 0th इंडेक्स है, एक लिस्ट खत्म हो गई। दूसरी लिस्ट बनेगी 1 की, 1 से कौन कौन है, 1 का नेबर है 3, 1 का नेबर 0 है, नहीं है, ये डायरेक्टेड एज है, डायरेक्टेड सिर्फ 1 से 3 जाएगा, 1 से 0 नहीं जा सकता, तो 3,10। ठीक है, इसके अंदर ये एरे के फॉर्म में है। ऐसे ही 2 का नेबर, 2 का नेबर हो जाएगा 3,4। ठीक है, ऐसे ही 3 का नेबर, 3 का नेबर कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास 0 1 2 एंड 3 सब आ गए। इसके बाद हमने क्या किया, हाँ, इसके बाद हमने बाइनरी सर्च लगाया है। ठीक है, बाइनरी सर्च मैं आपको रेंज बना देता हूँ, 0 1 2, सॉरी यार, यहाँ पे 0 1 2 3 नहीं बनेगा, यहाँ पर जो रेंज है वो 10 तक बनेगी। ठीक है, तो मैं ऐसे करके रेंज बनाता हूँ, 0 से लेकर के ये लो मेरी 10। ठीक है, तो मिड क्या हो जाएगा, मैंने मिड निकाला, मिड जो है मेरा निकल के आएगा 5। दिस इज माई एल पॉइंटर, दिस इज माई आर पॉइंटर। ठीक है, तो मिड यहाँ से मेरा 5 निकल के आ गया। ये बहुत बार बता चुका हूँ कि ये दूसरा तरीका होता है L+R/2 को लिखने का। ठीक है, करके देखना, यही आएगा। ये यहाँ पे लिखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भाई आपको बड़ी बड़ी वैल्यूज दे रखी हैं, तो अगर आप नहीं चाहते कि आपका जो है एक्सीड कर जाए, ये आउट ऑफ बाउंड हो जाए, तो आप लिख लेना इज वैलिड। यहाँ पे मैंने चेक किया, मैंने बोला ना इज वैलिड हमारा हीरो फंक्शन है, तो ग्राफ दिया, इसको दिया कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, मिड दिया कि इसको जाओ चेक करो, इसको चेक करो कि ये पॉसिबल है या नहीं है, कि ये जो है हमारा वो है,
कि सबका सम लेकर के के नहीं आना चाहिए, के से मतलब छोटा ही आना चाहिए या इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अगर ये ट्रू होता है तो यहां पर क्या कर दो, आंसर में मिड को स्टोर कर दो कि मिड कैन बी आर आंसर, मिड कैन बी आर आंसर। अब इससे अगर मुझे और बड़ी वैल्यू मिलती है तो मैं उसके मिड को स्टोर करवा लूंगा, ठीक है। यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है। और ये कब एंड होगा, जब लेफ्ट राइट से बड़ा हो जाएगा तभी ये लूप एंड होगा। यहाँ पर राइट इक्वल टू मिड माइनस वन, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमने ये डिसाइड कर लिया। अब चेक करने की बारी है फाइव की। भाई फाइव को चेक करो, हो सकता है कि नहीं हो सकता। पहले नॉर्मली चेक कर लेते हैं यहाँ से, फाइव, टेन, थ्री और फोर, ठीक है। तो फाइव क्या इस पाथ में तो नहीं हो सकता, फाइव, हाँ ये हो सकता है ना, ये वाला पाथ मिल गया मुझे। यहाँ पे फाइव मिनिमम हो सकता है, बिल्कुल मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू आनी चाहिए, ठीक है। फिर भी एक बार यहाँ से आपको समझा देता हूँ ताकि थोड़ा समझ में आए। तो दिस वैल्यू इज फाइव एंड दिस वैल्यू इज टेन। मान लेते हैं कि हमें टेन दिया हुआ है, ग्राफ हमें पता है, एन हमें फोर दिया हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस बना ली, ठीक है। आपको पता है डिस्टेंस बनाकर क्या मिलने वाला है हमें, है ना। ये पूरा डायरेक्शन है जो मैंने आपको समझाया था। डिस्टेंस बना लिया, इन्फिनिटी से फिल कर दिया, फिर लॉन्ग डॉट मैक्स किया है क्योंकि भाई बड़ी बड़ी वैल्यूज हो सकती है यहाँ पे। इसके अंदर भी लॉन्ग ही रखा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये कंपैरेटर सॉर्टिंग होती है। यहाँ पे क्या होता है, कंपेयर करते हैं हम लॉन्ग, अगर इंटीजर होती तो इंटीजर डॉट कंपेयर लिखते, और अभी लॉन्ग है तो लॉन्ग डॉट कंपेयर लिखा हुआ है। ए वन बी वन का मतलब समझ जाओ। देखो इसको जनरलाइज कर देता हूं मैं। वी कॉमा सी स्टोर है ना, वी कॉमा सी। तो आप क्या चाहते हो, आपकी नीड क्या है कि कॉस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो ताकि पहले छोटा वाला निकले, ठीक है। तो यू वांट असेंडिंग एंड यू वांट दिस दिस इंडेक्स टू बी सॉर्टेड, ठीक है। तो इसको सॉर्ट कराना है तो आपने यहाँ पे वन लिख दिया, ठीक है। अगर आपको इसको सॉर्ट कराना हो तो आप यहाँ पे जीरो लिख देते। आपको असेंडिंग कराना है इसलिए आपने ए और बी को ऐसे लिखा है ना, सिंक करके। अगर आपको डिसेंडिंग कराना होता तो ए की जगह बी कर दो, बी की जगह ए कर दो, तो फिर सबसे पहले बड़े वाले निकलते। तो जैसा क्वेश्चन की डिमांड है वैसे अपने लॉजिक्स को फिट करो, ठीक है। तो यहाँ पे बी हो जाता है, यहाँ पे हो जाता ए हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस जीरो इक्वल टू जीरो, राइट। सही बात है भाई, सोर्स से तो डिस्टेंस जीरो ही होगी। पी क्यू में से पहले जीरो कमा जीरो जाएगा, बता चुका हूँ। फिर करंट एंड ऑल, फिर करंट निकाल लिया, करंट में मुझे यू मिला है, करंट का कॉस्ट मिला है। चेक करता रहूंगा कि भाई कहीं मैं डेस्टिनेशन पे तो नहीं पहुंच गया। डेस्टिनेशन पे पहुंच गया तो ये चेक कर लूंगा कि जो मेरी करंट कॉस्ट है, जो मेरी करंट कॉस्ट है वो लेस देन इक्वल टू के तो है ना। मतलब कहीं के से मैं एक्सीड तो नहीं कर गया, समझ रहे हो। कहीं मैं के से एक्सीड तो नहीं कर गया, क्योंकि करंट कॉस्ट क्या स्टोर कर दी होगी। करंट कॉस्ट मैंने बोला था यू से अगर आप वी जा रहे हो तो इस पे जो कॉस्ट है सोर्स से इस यू तक पहुंचने की जो कॉस्ट है वो यहाँ पे स्टोर होगी एज अ करंट कॉस्ट। और ये जो कॉस्ट है ये आपकी ये जो है ये आपकी कॉस्ट होगी वी तक जाने की। लेकिन अब आपका यू जो है वो n माइनस वन हो चुका है, तो ये तो आपका डेस्टिनेशन नोड है। तो यू के ऊपर जो कॉस्ट पड़ी होगी वो कौन सी कॉस्ट होगी, वो होगी सोर्स से डेस्टिनेशन पर जाने की कॉस्ट। तो अगर वो कॉस्ट लेस देन इक्वल टू के आता है तो भाई आप ट्रू रिटर्न कर दो, ठीक है। समझ रहे हो, नहीं आता तो फॉल्स रिटर्न कर दो, क्योंकि आप डेस्टिनेशन में पहुंच गए, आपको कोई ऐसा पाथ नहीं मिला। करंट कॉस्ट अगर ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ यू हो जाए, यार कंटिन्यू करो, ये मतलब थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन है एक तरह से, आप ये ले सकते हो कि आप इसको एक्सप्लोर ही क्यों करोगे, इसको एक्सप्लोर ही क्यों करोगे। मान लो आप किसी नोड पर पहुंचे और ये कह रहा है कि भाई मेरी जो करंट कॉस्ट है ना वो डिस्टेंस ऑफ यू से भी ज्यादा है। मतलब आप ये समझ लो कि यहाँ पर जो मेरी करंट कॉस्ट मिल रही है ना, जो भी मेरे को यहाँ से करंट कॉस्ट मिल रही है वो अगर जो पहले से ही डिस्टेंस एरे में प्रेजेंट कॉस्ट है अगर उससे बड़ी होती है तो फिर मैं उसको प्रोसेस ही क्यों करूंगा, डिस्टेंस वाली तो छोटी है ना। मैं आगे प्रोसेस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि डिस्टेंस वाली मेरे को छोटी मिले, है ना। तो पहले से ही छोटी है तो जस्ट कंटिन्यू कर दो। यहाँ पर मैंने हर एक एज को निकाला है ग्राफ के, ठीक है। और ग्राफ के अंदर क्या प्रेजेंट है बताया था मैंने, वी प्रेजेंट है और एज की कॉस्ट प्रेजेंट है। तो देखो ये यहाँ पे निकल रहे हैं, ये कंडीशन है यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है डायरेक्ट्रा के अंदर, कि आपकी जो एज की कॉस्ट है, आपकी जो एज की कॉस्ट है, मतलब जो ये आपकी कॉस्ट है ये वाली है ना,
जैसे यू से वी जा रहे हो, है ना, यू से वी जा रहे हो, तो ये वाली जो कॉस्ट है, ये वाली जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट आपके मिनिमम थ्रेशोल्ड से बड़ी होनी चाहिए। यही चेक कर रहा है कि पूरे के पूरे पाथ में जितनी भी कॉस्ट आपकी आएगी, मान लो C2 आ गया, मान लो C3 आ गया, जितनी भी कॉस्ट आएंगी ना, वो सारी की सारी मिनिमम थ्रेशोल्ड को पार करनी चाहिए भाई। जैसे मिड अगर मैं 5 दे रहा हूं, मैं 5 दे रहा हूं अगर मैं मिड, तो 5 से तो बड़ी ही आनी चाहिए, ये इंश्योर कर रहा है। ये कंडीशन जब तक नहीं होगी तब तक इसको पैरिटी क्यू में आप नहीं डाल सकते हो, समझ रहे हो। और जब वो जाएगा नहीं तो वो आंसर कैसे बन पाएगा। इसके बाद अपने डाइस है कि भाई चेक कर लो करंट कॉस्ट प्लस एज कॉस्ट लेस देन डिस्टेंस ऑफ वी है, जो डिस्टेंस एरे में ऑलरेडी कॉस्ट पड़ी हुई है, क्या उससे स्मॉल है, छोटी है ना। अगर छोटी है तो इसमें डाल देंगे और पैरिटी क्यू में इसको डाल देंगे ताकि फर्दर प्रोसेसिंग हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ गया, तो 5 तो हमने देख लिया है भाई, 5 पॉसिबल हो सकता है, 5 इज पॉसिबल, ठीक है। तो 5 यहाँ पे आ गया। अब यार ये पूरा डायरन करना बहुत हैवी पड़ जाएगा, हम इसे ऑलरेडी एक बार करके देख चुके हैं, ठीक है, पूरे डाइजेस्ट्रा को। तो यहाँ पर 5 जो है वो पॉसिबल है, तो पॉसिबल है तो क्या होगा, तो हमने बोला कि फिर तो 0 से 5 सब पॉसिबल है, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि मिड से बड़ा या इक्वल आ जाए। तो अगर 5 पॉसिबल है तो 5 से छोटे भी सब पॉसिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ पे अब हम इसके आगे चेक करें, कहीं 5 से 10 के बीच में चेक करो, तो लेफ्ट क्या बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा आपका 6, मिड प्लस 1, मैंने यहाँ पे मिड प्लस 1 लिखा है ना, तो 6 बन जाएगा। आंसर में क्या स्टोर हो जाएगा, आंसर में आपका 5 स्टोर हो जाएगा, मिड स्टोर हो जाएगा। तो आपका जो 6 है वो एल बन चुका है और आर आपका 10 है। अब इसके बीच में, क्योंकि ये एरे तो खराब हो गया, ये पार्ट खराब हो गया, बाइनरी सर्च का काम ही है कि एक पार्टीशन को हटा दो कंप्लीटली, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, अब 6 से 10 पे आ गए, तो मिड क्या हो गया, मिड हो गया आपका 8, 8 इज योर मिड, ठीक है। अब जैसे 8 मिड हो गया, तो 8 को चेक करो, 8 भाई 8 से बड़ा आना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है, इसका मिनिमम 5 है, इसका मिनिमम 3 है, 8 से बड़ा तो नहीं आ रहा, तो ये फॉल्स हो गया, तो अब इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, ऐसे करके बाइनरी सर्च आपका चलेगा। तो आपका अब क्या हो जाएगा, राइट जो है आपका 7 हो जाएगा, 6 प्लस 7 13, 13/2 इज 6, तो मिड आपका 6 हो जाएगा, तो मिड भी 6, लेफ्ट भी 6, राइट आपका हो गया 7। तो 6 क्या पॉसिबल है, 6 भी पॉसिबल नहीं है, तो अब आपका लेफ्ट जो है मिड प्लस 1 हो जाएगा, तो लेफ्ट भी 7 हो गया, राइट भी 7 हो गया और मिड भी 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 चेक करो, 7 ही पॉसिबल नहीं है। बस यही वो कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन सारी खत्म हो गई है ना। आपका लेफ्ट जो है वो राइट से बड़ा हो गया और आंसर में क्या स्टोर रह गया, आंसर में आपका 5 स्टोर रह गया। लॉजिकली आप सोच के देखो तो भी यही आंसर आपको मिलेगा। इस पाथ में 5 और 10 का मिनिमम बताओ कौन सा है, 5 है। 3 और 4 का मिनिमम बताओ कौन सा है, 3 है। दोनों का मैक्सिमम बताओ कौन है, 5 है, तो आंसर क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। आई हैव ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको सारी चीजें समझा पाऊँ, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है। तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इसमें तो आपका बिग ऑफ, इसमें दो चीजें होती हैं देखो, ग्राफ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ई और वी, इज योर एजिस एंड वी इज योर वर्टिसेस, ठीक है। तो इसके अंदर आपका क्या होगा, इसके अंदर बिग ऑफ लॉग, बिग ऑफ वी हो जाएगा, ठीक है, मतलब बिग ऑफ एन हो जाएगा, जो भी आपका जितने भी नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं आपके पास, तो वी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर भी बिग ऑफ आई थिंक वी ही होगा, या एज के लेंथ इतनी फर्क नहीं पड़ती, ठीक है, एज एज की लेंथ से उतना फर्क नहीं पड़ता, एज कम ही होगा या फिर बराबर ही होगा, ठीक है। बिग ऑफ ई मान लो, है ना, राइट, बिग ऑफ ई मान लो, इसमें बिग ऑफ ई होगा, जितने नंबर ऑफ एजेस होंगे उतने अपने एज के अंदर है। और उसके बाद इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो होगी आपकी लॉग, और इसकी मैक्सिमम क्या हो सकती है, ये सोचो, मैक्सिमम कॉस्ट क्या हो सकती है। मैक्सिमम कॉस्ट हमें कंस्ट्रेंट में क्या दे रखी है, मैक्स कॉस्ट जो है 10⁹ तक हो सकती है, राइट, 10⁹ तक जा सकता है। तो ठीक है, तो अगर मैं इसको मैक्सिमम कॉस्ट को 10⁹ ले लेता हूँ, है ना, कहाँ गया मेरा, ये रहा मैक्सिमम कॉस्ट, ठीक है। तो मैक्सिमम कॉस्ट को अगर मैं 10⁹ तक ले लेता हूँ, तो बिग ऑफ लॉग, इसके अंदर हम कुछ ले सकते हैं, कोई वैल्यू, मान लो कि सी ले लेते हैं, सी, ठीक है। तो लॉग सी ये हो गया, और लॉग सी के नेस्टेड में है इज वैलिड वाली कंडीशन, इज वैलिड में हमने पैरिटी क्यू का यूज किया, साथ में सॉर्टिंग हो रही है, तो इधर हो जाएगी ई लॉग वी, ई लॉग वी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो मेरे अकॉर्डिंग निकल के आ रही है, वो आ रही है लॉग, ठीक है, 1 मिनट,
इसके अंदर हमारे पास log c तो है ही, है ना, log c मल्टीप्लाई e log v, ठीक है, और बाकी सब छोटी छोटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नेग्लेक्ट हो जाएंगी। तो ये आएगी आई थिंक बिग ऑफ ओ में। और ये सी हमें दिया नहीं हुआ, तो अगर आप इसको इसके अंदर रखोगे, फिट करोगे log ऑफ 10⁹ इसके, जो कि इसकी मैक्स और बेस जो है हमारा 2 होता है इसके अंदर, बाइनरी सर्च के अंदर। तो 10⁹ ये समथिंग 20 से 40 या 50 के बीच तक, मैक्सिमम 40 तक जाएगा यार, इतना ज्यादा भी नहीं जाएगा ये, ठीक है। तो ये कांस्टेंट आप ले सकते हो इसको, और इसको भी आप हटा ही सकते हो, बिग ऑफ ई लॉग वी आप मान सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो इसमें हो जाएगी आपकी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो हो जाएगी बिग ऑफ ई प्लस वी, ठीक है, ई प्लस वी, बिकॉज ऑफ प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, और हमने जो ये ग्राफ बना रखा है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये बात हो गई। हमने इसमें डाइजेस्टर एल्गोरिथम सीखा, बाइनरी सर्च और आंसर सीखा, और इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है एक्चुअल क्वेश्चन की हेल्प से हमने ये भी सीख लिया, ठीक है। तो आई होप अगर आप इस क्वेश्चन को भी खुद से नहीं कर पाए, तो आप इसके नेक्स्ट जो भी प्रॉब्लम आएगा, अगर इससे रिलेटेड हुआ, बाइनरी सर्च और आंसर से रिलेटेड हुआ, तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये इस टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।